हेलो दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, गुप्ता पीरियड, जो आपके एग्जामिनेशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी लाइन आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। और इसी लाइन को देखते हुए शुरुआत करना चाहेंगे इस चैप्टर का, गुप्ता पीरियड। इसमें इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जितने भी एसएससी हो या यूपीएससी या बीपीएससी हो, इन सभी एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पहला मेरा है गुप्ता पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो गुप्ता पीरियड की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो 319 से 550 के बीच में होती है, यानी 319 से 550 के बीच में इसकी शुरुआत होती है। ये जो पीरियड रहता है दोस्तों, इसे फर्स्ट गोल्डन इरा ऑफ इंडिया पॉलिटी कहा जाता है, मतलब भारत का पहला स्वर्ण काल के रूप में इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी अगर आपकी जो हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स के कुछ ना कुछ सोर्सेस होते हैं, तो हमारे गुप्ता पीरियड कहां से आया और किस तरह से आया, इसके भी हमारे दो सोर्सेस हैं, जिसमें पहला सोर्स मिलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा मिलता है लिटरेरी सोर्सेस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक विज्ञान, मतलब जिस चीज का कोई लिखित आपके साक्ष्य नहीं है उसको बोलते हैं पुरातात्विक विज्ञान, और जिस चीज का अगर कोई लिखित साक्ष्य होता है तो उसे बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में तो बहुत सारा है, जिसमें हमको बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारियां मिलती है और काफी सारी चीजें, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूंगा। पहले देखते हैं कौन कौन है। पहला मेरा महरौली पिलर एडिक्ट। ठीक है दोस्तों, महरौली पिलर एडिक्ट के खोजने वाले थे चंद्रगुप्त थे। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली पिलर एडिक्ट की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद है पुनर कॉपर एडिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो पुनर कॉपर एडिक्ट के बारे में जानकारी देने वाली थी प्रभावती। पता है दोस्तों, प्रभावती जो थी ये चंद्रगुप्त की बेटी थी, डॉटर थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो आपके मिलता है जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसके आपको बताने वाले स्कंद गुप्ता। और जो फोर्थ नंबर यानी इलाहाबाद पिलर एडिक्ट के बारे में हमको जानकारी मिलता है, ये भी हमारे समुद्र गुप्ता के थ्रू मिलता है। ठीक है दोस्तों, एरन इंस्क्रिप्शन, जिसे एरन अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जानकारी मुझे भानुगुप्ता से मिलती है। ये भानुगुप्त वही है दोस्तों जिन्होंने सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म किया था। सती प्रथा आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो आपके अगर किसी व्यक्ति के अगर मान लीजिए हस्बैंड डेट कर जाते तो उसके साथ उनकी वाइफ भी उनको जला दिया जाता था, तो इसी को सती सिस्टम कहते थे, जिसको भानुगुप्त ने खत्म किया था। बिलसट अवलीक, जिसको खोजने वाले थे कुमार गुप्ता ने। और हमारा है इनर केव इंस्क्रिप्शन, जिसको खोजने वाले थे स्कंद गुप्ता। तो काफी सारे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक पुणे इस याद रखिएगा, पुणे कॉपर एडिक्ट, और एक याद रखिएगा एरन अभिलेख, और एक याद रखिएगा इनर केविक्शन। ये तीनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमने बता दिया आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, जिसको पुरातात्विक विज्ञान कहते थे, और इसके बारे में हम जानकारी देख ले। अब चलते हैं आगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज को हिंदी में साहित्यिक स्रोत कहा जाता है दोस्तों। इसकी तरह हमें लिखित साक्ष्य कुछ मिलते हैं, जिसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कालिदास। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कालिदास के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, तो ऐसे चार जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, जो बार बार रिपीटेड होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम या कुमार संभवम। ये जो चार किताबें हैं किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, कालिदास के द्वारा चार किताब, अभिज्ञान, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। सेकेंड जो हमारे विशाख दत्त, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा दोस्तों, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया बृहत संहिता। वान भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित कदम्बरी, और हर्षवर्धन के लिखा गया नागानंद रत्नावली, और आर्य भट्ट के द्वारा लिखा गया सूर्य सिद्धांतम, और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, और धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया अनुसिद्धांतम, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी तीन चार इंपॉर्टेंट, ऐसा तो सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई आपको छाटने की बात नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस थे। वान भट्ट की बात करें तो हर्षचरित और कदम्बरी है, और आपके आर्य भट्ट के हैं सूर्य सिद्धांतम, और हर्षवर्धन आपकी याद रखिएगा नागानंद रत्नावली, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, और पाणिनि अष्टाध्यायी। ठीक है, ऐसे सभी याद कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या सोर्सेस थे हमारे पास गुप्ता पीरियड के, गुप्ता डायनेस्टी के, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, उसके बाद हमारा लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो उन सभी को आप जरूर से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा मेन बेसिक चीज है कि आखिर गुप्ता पीरियड आया कैसे, गुप्त पीरियड की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन इसके डायनेस्टीज थे, और क्या क्या इसकी स्टोरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, तो ध्यान से इस चैनल
चैनल्स को देखते रहिए आराम से। चलिए पूरा देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले फाउंडर, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक। याद रखिएगा गुप्ता पीरियड के जो फाउंडर थे वह थे पहले श्रीगुप्त थे, ठीक है दोस्तों। श्रीगुप्त को महाराजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना दोस्तों। श्रीगुप्त को महाराजा की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। उसके बाद इनकी बेटी का नाम था घटोत्कच, इनको भी महाराजा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों ये दोनों ही फाउंडर थे, संस्थापक थे, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के ये एक्चुअल फाउंडर नहीं माने जाते थे। हमारे जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनका 319 से 335 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है। ये हमारे एक वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए गुप्त पीरियड के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों श्रीगुप्त। अगर पूछे वास्तविक यानी आपका जो एक्चुअल संस्थापक कौन है, एक्चुअल फाउंडर कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने 319 में गुप्ता संवत चलाया था दोस्तों। जैसे कैलेंडर होता है ना, उसी प्रकार से इन्होंने 390 में गुप्ता संवत चलाया था, ठीक है दोस्तों। आगे जाते हैं। उसके बाद इनको उपाधि मिलता है महाराज धीराज की, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इनको उपाधि किसका मिलता है, महाराज धीराज की, ठीक है। इनका जो आपका विवाह है वह लिच्छवी की एक प्रिंसेस थी, ठीक है ना। लिच्छवी एक राज्य था, वहां की प्रिंसेस यानी वहां की राजकुमारी थी जिनका नाम कुमार देवी था। इनके साथ इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा काल था यानी फर्स्ट ये गुप्ता रूलर था जिसमें गोल्डन और सिल्वर क्वाइंस चलाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे इसमें। सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर पूछा जाता है कि बताइए गोल्डन और सिल्वर क्वाइन किसके आपके शासन में चलाया जाता है, तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, यानी गुप्ता डायनेस्टी में चलाया जाता है। तो ये तो मेरे पास हो गया वास्तविक संस्थापक के बाद। अब आते हैं दूसरा टॉपिक समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त जो था इसे ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता था। मतलब अगर गुप्ता डायनेस्टी का अगर आपसे पूछा जाए सबसे महानतम शासक क्यों है, तो वह है आपका समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है दोस्तों, अभी बता रहे हैं, सो ध्यान से देखते रहिए। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल होता है 335 से 375 तक रहता है। देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम का मैंने बताया था आपको कि 319 से 335 के बीच में रहता है, और इसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, जिनका कार्यकाल 335 से 375 तक आ जाता है। और इनको ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब ध्यान से समझिएगा। इन्हें हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है इनको नेपोलियन क्योंकि ये आर्मी मिशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। आर्मी मिशन का मतलब समझते हैं दोस्तों, आर्मी इनके पास सेना बहुत ज्यादा था, इसलिए इनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। लेकिन इनको किसने बोला था भारत का नेपोलियन, तो ये थे आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। कहने का मतलब दोस्तों विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इनको क्या बोला था, आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। आगे आते दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि 12 रूलर्स, यानी याद रखिएगा दोस्तों 12 रूलर आपके साउथ इंडिया और 9 रूलर आपके नॉर्थ इंडिया। याद रखिएगा नॉर्थ का मतलब एन और एन का मतलब होता है 9, तो 9 रूलर आपके नॉर्थ में, अब 12 रूलर आपके साउथ में। टोटल 21 रूलर्स पर इनका क्या था, आपका स्थायित्व था। मतलब ये आपको उस पर कब्जा किए हुए थे एक तरह से, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर एक चीज और था कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इनको इसलिए भारत का नेपोलियन कहा था कि बहुत ज्यादा फेमस है सैन्य अभियान के लिए, और इन्होंने बहुत सारी राज्यों को, बहुत सारे रूलर्स इनका था। मतलब आप देख सकते हैं कि 21 रूलर इनके हाथों में था, साउथ इंडिया में 12 और नॉर्थ इंडिया में 9। इसीलिए विंसेंट आर्थर ने इनको कहा था भारत का नेपोलियन, ठीक है दोस्तों। आगे आते दोस्तों, इनको उपाधि दे दिया गया जिनको विक्रमांक कहा गया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा विक्रमांक की उपाधि किसको मिला है, तो समुद्रगुप्त को मिला है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों विक्रमांक की उपाधि किसको मिला है, तो समुद्रगुप्त को मिला है, ठीक है। फिर से बता देते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त जो है आपको 335 से 375 के बीच में कार्यकाल रहता है, जिनको ग्रेटेस्ट रूलर कहते हैं, और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये आर्मी मिशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है दोस्तों, जिसको कहने वाले थे विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्यों कहते विंसेंट आर्थर स्मिथ इनको, क्योंकि ये सैन्य अभियान के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने समुद्रगुप्त ने 12 रूलर साउथ इंडिया पर इनका था और 9 रूलर आपके नॉर्थ इंडिया में था। 9 से यानी एन से याद रखिएगा आप 9, यानी नॉर्थ में क्या हो जाएगा 9 रूलर और साउथ में क्या हो जाएगा 12 रूलर। टोटल अगर बात करें तो 21 रूलर पर इनका क्या था, अपना कब्जा था, अपना शासन व्यवस्था इनका चल रहा था, ठीक है दोस्तों। इनको टाइटल मिलता है विक्रमांक की। क्या मिलता है दोस्तों, टाइटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपाधि, ठीक है ना। उपाधि जो इनको क्या मिला है, विक्रमांक की उपाधि मिला है, इनके जो भी आपके भारत के नेपोलियन थे यानी समुद्रगुप्त हैं। आगे आते दोस्तों,
पहला जो इन्होंने काम किया था समुद्रगुप्त, वो थे अश्वमेध यज्ञ। पता है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इसमें था ना कि जैसे कि घोड़े को, यानी समुद्रगुप्त अपनी घोड़े को वह 14 दिनों तक किसी भी आपको राज्य में दौड़ा दिया जाता था, और 14 दिनों तक दौड़ा कर जहां तक घोड़े दौड़ता था वहां तक के राज्य को जमीन जो है इनकी हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कोई भी राजा इनका विरोध करता था, जैसे कि कोई भी राजा इनका विरोध करता था कि नहीं मैं ये जमीन आपको नहीं दे सकता, वो घोड़े को पकड़कर और उन्हें समुद्रगुप्त के साथ क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। अगर वह युद्ध में जीत जाता था तो उसकी प्रकार उसकी जमीनों को वापस कर दिया जाता था और इस प्रकार से उनको सम्मानित भी किया जाता था। तो इस बात की जानकारी हमें हरिश्चंद्र में मिलती है जो प्रयाग प्रशस्ति द्वारा मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों। इसमें जो समुद्रगुप्त में 3 बातें कही गई, ग्रहण, मोक्ष, अनुराग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ग्रहण का मतलब क्या होता है ना कि शत्रु पर अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो हमारे दुश्मन होते हैं उन पर अधिकार। मोक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि शत्रु को मुक्त करना, और अनुग्रह का मतलब होता है कि शत्रु का उसका राज्य लौटाकर उसे दया करना। तो तीनों जो बातें हैं वह जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? हमें समुद्र। चलिए दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी लेते हैं। समुद्रगुप्त को पोएट कहते थे, कवि कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है ना, इसे कवि कहा जाता था, और इसकी उपाधि जो थी, टाइटल था, इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, कविराज भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा प्यार था। बीना प्लेइंग टाइप्स कॉइन दिखाया गया, सिक्कों पर इनको बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको बीना वादक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो वह हमारा बीना ही है। ठीक है दोस्तों, तो बीना इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा लगाव अगर किसी का था तो वह था समुद्रगुप्त से, इसीलिए इनको कविराज की उपाधि मिला था, और इनको बिना प्लेइंग करते हुए इनको कॉइन्स पे दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे आते दोस्तों। एक इनके दरबार में बुद्धिज्म रहता था, मतलब बौद्ध से मानने वाला एक बुद्धिज्म था जिसका नाम वसुबंधु था। ठीक है दोस्तों, इन्हें बुद्धिज्म मॉन्क भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि बताइए कि बुद्धिज्म जो था आपके वो क्या थे, तो बुद्धिज्म कौन थे? तो वसुबंधु थे जो उनके दरबार में रहता था। इसे बौद्ध का संरक्षण भी कहते थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, अब आते हैं समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक थे रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो रामगुप्त जो था वो बड़ा बेटा था और समुद्रगुप्त जो था वह छोटा बेटा था। देखिए रामगुप्त के बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, बस 2 ही अभिलेख से हमको पता चलता है, एक एरन अभिलेख से और एक हमें उपन्यास से पता चलता है, बुक से, देवी चंद्रगुप्तम से। ठीक है दोस्तों, तो एरन अभिलेख में मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में कि एरन अभिलेख के जो कौन थे वह थे हमारे आपके भानुगुप्त। कौन थे दोस्तों? भानुगुप्त हैं। और आपकी बुक देवी चंद्रगुप्तम किसकी जानकारी मिलती है? उपन्यास से मिलती है। ठीक है, तो रामगुप्त का जो शासन पद्धति था वो बड़ा ही कमजोर था, ये मतलब उतना तेज नहीं था, मतलब जिस प्रकार से राज्य में कैसे चलना है, किस प्रकार से शासन करना है, इसको थोड़ा सा भी ना समझता इस चीज में। ठीक है, लेकिन ये बड़ा बेटा था इसीलिए इसको पहला अधिकार मिला गया कि इसको राजगद्दी पर बैठाया गया। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो शादी थी वह ध्रुवा देवी से करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ध्रुवा देवी, यहाँ पे ध्रुवा देवी से कराया गया था, लेकिन ध्रुवा देवी जो थी ये शादी चंद्रगुप्त द्वितीय से करने वाली थी। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी चाहता था कि मैं ध्रुवा देवी से शादी करूं, लेकिन बड़ा बेटा होने के कारण इनकी शादी ध्रुवा देवी से तो हो गई, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा युद्ध करने के लिए जाना पड़ा था, जिसमें युद्ध का नाम था शकु का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। शकु को युद्ध करने के लिए इनको जाना पड़ा, लेकिन उस युद्ध में ये क्या हो गए, इतनी ज्यादा विवश हो गए कि आपको आत्मसमर्पण कर दिए, यहाँ तक कि अपनी जो पत्नी थी ध्रुवा देवी को वे शकु के हाथ में सौंप दिए। इस बात की जब जानकारी मिली चंद्रगुप्त द्वितीय को तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ कि हमारे राज्य का जो आपका राजा है वह किसी आपके दूसरी राज्य के जाकर उसके राजा के सामने झुक जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ये दुखी बात था। तो जैसे ही इनको जानकारी मिलता है ये तुरंत चले जाते हैं शकु के पास और वहां जाकर शकु के साथ बहुत ज्यादा युद्ध करते हैं, और युद्ध में हराकर ध्रुवा देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय विवाह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहां के जो शकु के राजा थे यानी जो रुद्रसेन द्वितीय थे वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, और वहां से क्या करते हैं, शकु को हराकर और वहां से ध्रुवा देवी को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन एक चीज और है, अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि स्मॉलेस्ट ब्रदर था, छोटा भाई था। इनका कार्यकाल 380 से 413 तक था। ठीक है, अब इनका कार्यकाल चालू होता है क्योंकि यही चंद्रगुप्त द्वितीय जो तो अपने बड़े भाई यानी रामगुप्त को अब हरा देते थे, मार देते थे।
इनको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी कहा जाता है। इस वंश का सबसे महानतम अगर शासक कोई था ना दोस्तों, वह था चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्यों था अभी बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सबसे पहले इनके दरबार में आया था 399 में, यानी एक चीनी यात्री था जिसका नाम फैयान था, ठीक है ना, ये आया था इनके दरबार में, ठीक है। अब एक 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखिए मैंने आपको भी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये आपको शकों को हरा दिया था और ध्रुवा देवी से क्या कर लिया था, शादी कर लिया था, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका रुद्रसेन द्वितीय था, क्योंकि वह शकों का राजा था, रुद्रसेन द्वितीय को तो मार दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन रुद्रसेन द्वितीय जो था आपका रुद्रसेन द्वितीय जो था वह चंद्रगुप्त की बेटी यानी प्रभावती का कौन था, हस्बैंड था, ठीक है ना, पति था, ठीक है ना। इस प्रकार से जब इस बात की जानकारी समुद्रगुप्त को पता चला, क्योंकि समुद्रगुप्त पता है कि वह आपके एक प्रकार से पिता थे, समुद्रगुप्त को पता चला कि नहीं ये तो बहुत गलत बात है। उन्होंने क्या किया कि आपको खुश करने के लिए कुछ उपहार लेकर शकों के पास गए थे, ठीक है ना, खुश करने के लिए कुछ उपहार लेकर शकों के पास गए थे, लेकिन शकों बहुत ज्यादा उनसे नाराज थे और इसे एक बार युद्ध और हो गया जिसमें शकों का अंतिम राजा, जिसे राजा रुद्रसेन तृतीय कहते हैं, उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, किल कर दिया गया, मार दिया गया और इस प्रकार से शकों का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, यानी इस वंश का सबसे महानतम शासक। अब इसके बाद इस चंद्रगुप्त द्वितीय को टाइटल यानी उपाधि दी गई विक्रमांक की और परम भागवत का, ठीक है ना, और एक विक्रमादित्य का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य की क्या मिली, उपाधि दी फर्स्ट नंबर पर। और 14 जो कि अंतिम था, हेमू था, हेमू को भी उपाधि मिला था विक्रमादित्य का। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पहला वह कौन है जिनको विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, तो वह थे चंद्रगुप्त, और जो आपके अंतिम थे वह कौन थे, हेमू थे, ठीक है ना दोस्तों। तो देख ले इस प्रकार से आपके कैसे इतिहास में जो था आपको बताया मैंने कि चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के बारे में, कि रामगुप्त बड़ा बेटा था और किस प्रकार से वह ध्रुवा देवी से शादी करता है, लेकिन वह बहुत ही कमजोर राजा रहता है जिसको अपने राज्य में किसी भी प्रकार का जो है मतलब बहुत ज्यादा वह नहीं कर पाता है, जिससे ये बात को चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगता, इसलिए उसने क्या किया था कि रामगुप्त को मार दिया था और खुद वह राजगद्दी पर बैठ गया था। और इस तरह से पूरे गुप्ता डायनेस्टी की क्या होती है, हमारी खत्म होती है। तो दोस्तों आप इस चीज को बार बार देखिए और इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी चीज को स्टडी ग्रुप में आप देखिएगा तो बहुत जल्दी आपको वह याद होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपको हम बताएंगे कुछ ही दिन में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ओके चलिए, ओके बाय, गुड बाय दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका शेयर करेगा तो हमें भी और भी वीडियो बनाने की थोड़ी इच्छा होगी। चलिए।